हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ले जो वीडियो में हमने पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत को समझा था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक समझेंगे वो है पैटर्न वेरिएबल। ये क्या होता है? तो हमने समझा कि कोई एक पर्सन होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो क्रिया करता है, तो उसको बोला पार्सन्स ने कि वही गतिविधि क्रिया कहलाती है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो उसके सामने हमेशा से ही दो ऑप्शन आ जाते हैं, दो विकल्प आ जाते हैं। ठीक है, क्रिया करते समय उसे दुविधा का सामना करना पड़ता है। किसका? दुविधा का, कि हम ये चीज़ चूज़ करें या फिर ये चीज़ चूज़ करें। जैसे आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो तो आपके सामने क्या दुविधा हो सकती है कि आप उसका जो व्यक्तित्व, जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको मान करके बात करो, या फिर जो लोगों ने उसके बारे में बताया है उसको ध्यान में रखते हुए बात करो। तो एक तरीके की दुविधा होती है कि हम किस चीज़ को ले करके बात करें किसी से। तो इसी को इन्होंने कहा कि हमेशा ही प्रत्येक कर्ता को क्रिया करते समय दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। जो दुविधा होती है, दो ऑप्शन होते हैं हमेशा ही क्रिया करते समय, उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। और ये जो दुविधा है इसी को इन्होंने बोला पैटर्न वेरिएबल, या हिंदी में इसको बोलते हैं द्विभागीय अनुभागीयता। ठीक है, तो कौन कौन सी दुविधाएं हैं जो कि व्यक्ति को क्रिया करते समय सामना करना पड़ता है? तो इन्होंने उसके प्रकार बताए 5। पहला बताया कि जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो सबसे पहले जब कोई दूसरा व्यक्ति होता है उसके लिए उसको आता है कि वो स्व को लेकर के चले या सामूहिकता को। स्व मतलब उसका खुद का, कि उसकी जो खुद की फीलिंग्स आ रही है, उसका जो सेल्फ है वो अंदर से क्या फील कर पा रहा है सामने वाले व्यक्ति के लिए, उस तरीके से वो बात करे, या फिर जैसे पूरा समूह उससे उम्मीद कर रहा है कि ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे करो, उस तरीके से बात करें। तो स्व बनाम सामूहिकता की, खुद को प्राथमिकता दें या फिर हम जो समूह की भावना है सामूहिकता को प्रार्थना दें। तो पहली ये दुविधा होती है। दूसरी जो दुविधा होती है वो होती है कि वो भावात्मकता अपनाए या फिर भावात्मक तटस्थता अपनाएं। आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये सोचना पड़ता है कि हम इससे इमोशनली बात करें या फिर तटस्थ होकर के बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के बात करें। तो अगर आपके जो रिलेशन है घनिष्ठ हैं तो वहाँ पे फिर आप भावात्मकता को चुनते हो। अगर थोड़ा सा दूरी के हैं तो आप क्या करोगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बात करने लगोगे। तो उसके समक्ष हमेशा ही ये दुविधा रहती है व्यक्ति के समक्ष क्रिया करते समय कि वो भावात्मकता को अपनाए या भावात्मक तटस्थता को अपनाए। वो फीलिंग्स को थोड़ा साइड में रख करके बात करे या फिर फीलिंग्स को ले करके बात करे। थर्ड चीज उसके सामने आती है सार्वभौमिकता बनाम विशेषवाद। सार्वभौमिकता बनाम विशेषवाद, ठीक है, कि मतलब जो सार्वभौमिक रूप से सत्य है उस चीज को हम माने, या फिर जो एक कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर समूह, पर्टिकुलर समुदाय, उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम क्रिया करें। मतलब आप जैसे मैं गांव से हूँ, अभी मुझे शहर में जाना पड़े तो मैं अपने समुदाय की, अपने समूह की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात करूँ, या जो सामूहिक रूप से जो सार्वभौमिक बातें होती हैं, जैसे कि सार्वभौमिक रूप से ये है कि कोई भी न्यू पर्सन होता है तो उसको आप क्या करोगे, उसका अभिवादन करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब कुछ। तो ये एक सार्वभौमिक चीज़ें होती हैं। तो हम अपने विशेष चीज़ों को मतलब जो पर्टिकुलर हमारे कल्चर होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए करें, या फिर जो सार्वभौमिक तथ्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्रिया करें। तो एक तो ये दुविधा आती है। चौथी जो दुविधा है या पैटर्न वेरिएबल है वो है प्रदत्त बनाम अर्जित, कि हम जो पर्सन है उसके जो उसने उसको जन्म से मिला है उनके गुणों के आधार पर उससे हम इंटरेक्शन करें, या फिर जो उसने अचीव किया है। अब मेरी प्रदत्त गुण क्या है कि मैं यादव हूँ, मेरी कास्ट क्या है, यादव है, तो आप इस तरीके से मुझसे बात करो। या फिर मैंने अचीव क्या किया है कि मैं एक टीचर हूँ, तो आप उस तरीके से मुझसे बात करो। अब मेरे प्रदत्त गुण क्या है कि मैंने एक ग्रामीण समाज में जन्म लिया, तो आप उस तरीके से मुझसे बात करो कि गाँव की हैं, ऐसे हैं। या फिर मेरे जो अर्जित गुण हैं कि मैंने एक जो एक हमारी जो संस्कृति है उसके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लिया है, तो आप उस तरीके से मुझसे बात करो। तो ये चीज़ हमेशा रहती है कि हम व्यक्ति के प्रदत्त गुणों के आधार पर बात करें, या फिर जो उसने अचीव किया है उसके आधार पर हम उससे इंटरेक्शन करें।
जो पांचवी दुविधा होती है व्यक्ति को, वो सामना करना पड़ता है कि वो प्रसरण बनाम विशिष्टता। प्रसरण मतलब फैलाव, जो सांस्कृतिक जो गुण हैं उनका फैलाव या संस्कृति का फैलाव, और विशिष्टता मतलब समेटना कोई एक निश्चित जगह पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो होती हैं पैटर्न वेरिएबल्स, ये दुविधाएं व्यक्ति के समक्ष हमेशा ही रहती हैं, और इन दो दुविधाओं में से उसे एक का चुनाव करना पड़ता है। या तो वो खुद को लेता है या समूह को लेता है, या तो वो फीलिंग्स के साथ बात करेगा या फिर फीलिंगलेस होकर के बात करेगा, या तो वो सार्वभौमिक चीज़ों को लेगा या फिर वो विशेष चीज़ों को लेगा, या तो वो जो सार्वभौमिक संस्कृति है उसको लेगा या फिर वो विशिष्ट चीज़ों को लेगा, या फिर वो प्रदत्त के आधार पर बात करेगा या फिर वो अर्जित गुणों के आधार पर बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके समक्ष हमेशा ही दो विकल्प रहते हैं, दो में से उसको एक का चयन करना पड़ता है। यही है पैटर्न वेरिएबल्स। अगला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो है एनॉमी का। अच्छा, वैसे जो एनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली मर्टन से संबंधित है, लेकिन पार्सन्स ने भी इसके बारे में बोला है, और यहाँ पे जो उन्होंने चीज़ बोली है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाती है। देखिए, पार्सन्स क्या मानते हैं, जो समाज है ये एक सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था के संतुलन को बने रहना चाहिए, ठीक है। ये मानते हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था है इसके संतुलन को बने रहना चाहिए, और जब कोई ऐसी प्रवृत्ति, कोई ऐसा व्यवहार जो इस संतुलन को बिगाड़ने का काम करे, इसको तोड़ने का काम करे, तो उसको इन्होंने माना कि वो एनॉमी है। मतलब सामाजिक व्यवस्था के संतुलन को जो चीज़ खत्म कर रही हो, कोई ऐसी प्रवृत्ति, कोई ऐसा व्यवहार, तो वो एनॉमी है। जैसे समाज कहता है कि नियमों का पालन करो, अब कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ रहा है तो ये संतुलन को बिगाड़ रहा है, तो ये हो गया पार्सन्स के अकॉर्डिंग एनॉमी। समाज कहता है कि सामूहिकता को फॉलो करो, लेकिन कोई व्यक्ति व्यक्तिवादिता पे ज़्यादा जोर दे रहा है, तो ये भी संतुलन को खतरे में डाल रहा है। तो ऐसा व्यवहार, ऐसी प्रवृत्ति जो कि सामाजिक व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़े, उसको ख़त्म करने का काम करे, तो उसको पार्सन्स ने माना एनॉमी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कभी भी आए सामाजिक व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ने वाली प्रवृत्ति या व्यवहार तो हमेशा पार्सन्स लगाना, मर्टन पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को गतिशील संतुलन माना। अगली चीज जो इन्होंने एनॉमी में ही बोली कि जब एनॉमी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। देखो, मर्टन क्या मानते हैं कि एनॉमी जो होती है वो समाज की ही देन है, लेकिन इन्होंने कहा, पार्सन्स ने कहा कि अगर एनॉमी हो जाए तो उसको प्रारंभ में ही खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने बोला कि जो विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं इनको फूल बनने से पहले ही इनको कुचल देना चाहिए। मतलब शुरुआत अगर किसी ने करी है, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जहाँ पे लग रहा है कि वो समाज को क्षति पहुँचा सकता है या समाज को उससे हानि हो सकती है, तो शुरुआत में ही उसको ख़त्म कर देना चाहिए। कोई एक बच्चा शुरू में अपराध कर रहा है तो उसको वहीं पे दंड देना चाहिए। कोई एक व्यक्ति समाज के संतुलन को बिगाड़ रहा है तो उसको स्टार्टिंग में ही दंड देना चाहिए, ताकि वो आगे चल करके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर पाए। तो ये चीज़ उन्होंने कही कि विघटनकारी कोई भी प्रवृत्ति है तो उस कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए। पार्सन्स का मानना था कि जब कोई पर्सन अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। और वो इंटरेक्शन करता क्यों है? क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ भौतिक परिस्थितियां होती हैं। जैसे किसी से कोई काम करवाना है, अब ये हमारी नीड है, तो अब हम उससे बात नहीं करेंगे तो वो काम कैसे होगा। तो हम अपनी नीड्स के कारण, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करवाने के लिए लोगों से बात करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, और इस तरीके से फिर सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो ये पार्सन्स ने माना। पार्सन्स ने जो ये व्यवस्था है इसमें सबसे इम्पोर्टेंस माना आत्मगत साझागत मूल्यों को। साझागत मूल्य मतलब ऐसे मूल्य जिनको पूरी सोसाइटी वैलिडिटी देती है, पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। पूरे समाज ने जिन मूल्यों को एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो गए साझागत मूल्य, और उन्हीं को हमने अपने अंदर आत्मसात कर लिया। आत्मसात कर लिया मतलब हमारे अंदर वो चीज़ें आ गई, तो अनकॉन्शियस माइंड से हम उनको फॉलो करते हैं। तो यही आत्मगत साझागत मूल्य जो व्यक्तियों के अंदर आ जाते हैं, यही सामाजिक व्यवस्था को एकीकृत रखते हैं, उसके एकीकरण में सहायक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंस इन्होंने इसी चीज़ को माना। फिर इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के 4 भाग बताए। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए कौन कौन से भाग हैं।
सामाजिक व्यवस्था, मतलब जो व्यवस्था है, व्यवस्था के 4 भाग बताए। पहला तो सामाजिक है, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है व्यक्तित्व और चौथा है जैविकीय। जैविकीय में आ जाती हैं आर्थिक चीज़ें, जो हमारी इकोनॉमिक नीड होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। और जो सांस्कृतिक है, कल्चरल, ये जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। व्यक्तित्व व्यवस्था है जो हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और सामाजिक व्यवस्था में समग्र आ जाता है। ठीक, तो ये 4 भाग बताए व्यवस्था के। इसके बाद इन्होंने शक्ति का शून्य योग या शक्ति का चर नियम या शक्ति का बाध्य नियम भी बताया। क्या है ये? देखिए, किसी एक पर्सन की शक्ति प्लस, यानी कि वो करवाना चाह रहा है कि तुम ये काम करो। तुम्हारा है कि माइनस, कि हम ये काम नहीं करेंगे। प्लस माइनस, माइनस माने कि 0, कुछ नहीं बचा आपके पास। किसी ने कहा कि आपको ये काम करना, आपके फादर ने कहा कि आपको ये काम करना है। अब वो क्या कह रहे हैं? प्लस, उनकी शक्ति कैसी है? प्लस में, मतलब वो करवाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हो नहीं अभी मुझे ये नहीं करना है, अभी सोने दो, या फिर अभी मुझे ये काम करना, अभी कुछ और करना है, या फ़ोन चलाना, या कुछ भी, आपने बहाना मारा। लेकिन अब पापा की शक्ति इतनी ज़्यादा आप पे हावी हो गई कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ी। तो ये प्लस की शक्ति आपकी माइनस की, आपको नहीं करना है लेकिन उन्होंने बाध्य कर दिया, और फिर आपकी भी जो पावर है वो 0 हो गई और आपको वो काम करना पड़ गया। ठीक, तो शक्ति का शून्य योग या शक्ति का चर नियम, शक्ति का बाध्य नियम। ठीक, ये भी इन्होंने दिया है। शक्ति का इसको कुल योग भी बोलते हैं, शून्य योग भी बोलते हैं। ये पार्सन्स और वेबर दोनों ने इससे संबंधित है। तो पार्सन्स ने बताया कि जो सामाजिक नियंत्रण है ये संस्थाओं के द्वारा होता है, जो कि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं? पहली होती हैं संबंधात्मक संस्थाएं। कौन कौन सी? संबंधात्मक, जो रिलेशंस को बताती हैं, जहाँ पे हमारा समाजीकरण होता है, जहाँ पे हमारे संबंध होते हैं, वो आती हैं संबंधात्मक संस्थाओं में। दूसरी होती हैं नियामक संस्थाएं। नियामक मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाती हैं। वो चाहे फिर आपका कानून हो सकता है या फिर कोई और व्यवस्था हो सकती है जो नियमों को फॉलो करवाती। पहली हो गई जहाँ पे समाजीकरण होता है। ठीक, और दूसरी हो गई जो नियमों को बनाने फॉलो करवाने के लिए होती है। तीसरी होती है सांस्कृतिक संस्थाएं, जो हमारे कल्चर हमको सिखाती हैं। अब ये तीनों संस्थाएं मिल करके किस तरीके से नियंत्रण करती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा नियंत्रण तो सामाजिकरण वाली करती हैं, जो संबंधात्मक संस्थाएं होती हैं। जैसे हमारा परिवार है, परिवार सिखाता है कि हमें बचपन से लेकर के बड़े होने तक कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना है लोगों के साथ में, किस तरीके से सामंजस्य बिठाना है। ये सब कुछ हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। तो समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के अंदर मूल्यों को डाला जाता है, उसके अंदर वैल्यूज़ को डाला जाता है कि वो गलत कामों को करने से बचे, गलत कामों को ना करे, उसको करने से उसको रोका जाता है। तो समाजीकरण के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक, परिवार बताता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, रिलेशन में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो ये सब कुछ हमारा परिवार बताता है। नियामक संस्थाएं जैसे राज्य हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, पुलिस व्यवस्था हो गई, जो कि मतलब लोगों को नियमों के द्वारा रोकने की कोशिश करती है। नियम बना दिए गए और अगर तुम उनको तोड़ोगे तो तुमको दंड मिलेगा। तो नियमों के द्वारा रोकने की कोशिश की जाती है व्यक्तियों को कि तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुमको ये चीज़ करनी है। ठीक, और सांस्कृतिक संस्थाएं, हमारी जो कल्चर है, जो हमारे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, संस्कृति, ये सब कुछ क्या है? हमें कल्चर के द्वारा, कल्चरल वैल्यूज़ के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि हमारी संस्कृति में इस चीज़ को मान्यता दी गई है तो हमें ये चीज़ करनी है, या फिर हमारी संस्कृति इस चीज़ को मान्यता नहीं देती है तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये 3 संस्थाएं होती हैं जो कि सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखती हैं। इन्होंने बताया कि जो संबंधात्मक संस्थाएं हैं, संबंधात्मक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति को 2 प्रकार की भूमिकाएं प्राप्त होती हैं। जो परिवार होता है, संबंधात्मक मतलब परिवार, नातेदारी। अब यहाँ पे व्यक्ति को कितने प्रकार की भूमिकाएं मिली? 2 प्रकार की। पहली होती है व्यक्तिगत भूमिका, दूसरी होती है सामूहिक भूमिका। व्यक्तिगत भूमिका मतलब जो पर्सन चाह रहा है, खुद वो पर्सन चाह रहा है, और सामूहिक भूमिका मतलब जो उसका जो समूह के अकॉर्डिंग होती है। व्यक्तिगत में उसकी क्या आ गई? जैसे वो पति है, वो पिता है, ये व्यक्ति की हो गई। और सामूहिक भूमिका में क्या आ गया? जो पूरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको जो पद मिल गया, ठीक है, तो वो सामूहिक हो गया। तो ये 2 प्रकार की भूमिका है, व्यक्तिगत और
सामूहिक भूमिकाएं उसको प्राप्त होती हैं। सामाजिक व्यवस्था के आधार, किस आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, तो इसके लिए भी पार्सन्स ने 3 आधार बताए। पहला तो नातेदारी, नातेदारी में हमारा परिवार आ गया और हमारे जो बाकी रिलेशन वाले हैं वो सब कुछ आ गया। ये सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी समझ लो, ठीक, ये सबसे प्राथमिक होते हैं। दूसरे पे आ गया स्त्रीकरण, तीसरे पे आ गया शक्ति, चार स्तर बताए, और चौथे पे आ गया धर्म। कौन कौन से 4 स्तर आधार बताए? पहला तो नातेदारी, दूसरा स्त्रीकरण, तीसरा शक्ति और चौथा धर्म। ये इसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनती है। इन्होंने बताया कि समाज व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति निर्धारित भूमिका निभाता है तो उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। मतलब कि अगर समाज चाहता है कि आप कोई कार्य सही तरीके से करो, कोई कार्य आपको दे दिया गया, आपने उस कार्य को सही तरीके से किया, तो वहाँ पे आपको समाज पुरस्कृत भी करता है। और वो पुरस्कार कितने प्रकार से हो सकता है? वो पुरस्कार 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है आर्थिक, दूसरा होता है सौंदर्यात्मक, तीसरा होता है प्रतीकात्मक। तो आर्थिक में क्या चीज़ आ जाएगी कि आपको समाज ने कुछ भी आर्थिक रूप से कुछ अचीवमेंट आपको दे दी, ठीक। अब जैसे आपकी सैलरी बढ़ गई, ये भी समाज का ही एक रूप है जो समाज देता है। और सौंदर्यात्मक कि आपकी किसी तरीके से तारीफ कर दी गई, आपको अच्छा बोल दिया गया। प्रतीकात्मक, प्रतीकों के माध्यम से आपको कुछ भी प्रतीक दे दिए गए। तो ये निर्धारित भूमिका निभाने के लिए 3 तरीके से आपको पुरस्कार मिलता है जो कि समाज आपको पुरस्कृत करता है। अब देखते हैं पार्सन्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं है, वो है एजिल मॉडल, जो कि एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक। पार्सन्स ने कहा कि चाहे कोई भी व्यवस्था हो, चाहे कोई भी समाज हो, यदि उसको बने रहना है, उसको अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, उसको मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, ख़त्म नहीं होना है, तो इसके लिए उसको कुछ शर्तें होती हैं जो कि पूरी करनी ही पड़ेंगी, जो कि एक तरीके से कह सकते हो उसकी आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक समाज को बने रहने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जो कि उसको पूरी करनी पड़ती हैं। इसको इन्होंने समझाया एजिल मॉडल के माध्यम से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल ठीक से समझिएगा। एजिल, ए फॉर एडॉप्टेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन, जी फॉर गोल और एल फॉर लेटेंसी, ठीक है। एडॉप्टेशन माने कि व्यक्ति समाज को अनुकूलन करना पड़ता है। यदि सामाजिक व्यवस्था को बने रहना है तो उसको बदलती परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अनुकूलन करना पड़ेगा। जैसे तुम अपनी भारतीय संस्कृति को ले लो, तो भारतीय संस्कृति ने बहुत ज़्यादा अनुकूलन किया है। इस पे बहुत सारे बाह्य आक्रमणकारी आए और हमारे देश के अंदर ही एक धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय बन गए, बहुत सारे अलग अलग उसमें विभाजनकारी चीज़ें हुई, लेकिन हमारी संस्कृति ने सबके साथ सामंजस्य बिठाया। अब देखिए कितनी अच्छी गंगा जमुनी जो तहजीब हमारे अंदर से निकल कर के आती है, तो वो अनुकूलन का ही परिणाम है। तो किसी भी समाज को बने रहने के लिए अनुकूलन करना ही पड़ता है, जो बदलती परिस्थितियां हैं उसके साथ में एडॉप्टेशन करना ही पड़ता है। दूसरा होता है इंटीग्रेशन। अपने समाज को, अपनी व्यवस्था को एकीकृत रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिखर रही हैं तो बिखरने दिया जाए, उसको एकीकृत रखना ही पड़ता है, उसको समेट करके रखना पड़ता है। लोगों में यदि विघटनकारी प्रवृत्तियां आ रही हैं तो उनको दूर करना ही पड़ता है। ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि लोग एकीकृत रहें, तो एकीकरण करना पड़ता है। लक्ष्य प्राप्ति, कुछ हमारे आर्थिक चीज़ें भी होती हैं जिनको कि हमें पूरा करना पड़ता है। यदि हम समाज में हैं और हमारी आर्थिक आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं तो हम उसके नियमों को भंग करना शुरू कर देंगे। तो समाज का ये दायित्व बनता है कि जो समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे। तो यहाँ पर वो आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करता है। लक्ष्य प्राप्ति यानी आवश्यकताओं को पूरा करना। अब ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी समाज में कुछ विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं, तो उनको कैसे मैनेज करें? तो उनको मैनेज करते हैं हम तनाव नियंत्रण के द्वारा। कुछ हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हमारे सांस्कृतिक त्यौहार होते हैं, उनके द्वारा हम तनाव नियंत्रण, तनाव प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी आपका जो फेस्टिवल गया दीपावली का, क्यों मनाया जाता है?
ताकि लोगों के अंदर एक उल्लास, एक खुशी, एक सौहार्द की भावनाएं। होली है, होली क्यों मनाई जाती? ताकि लोग आपस में अपने गिले शिकवे भुला करके आपस में रहें। ईद होती है, ईद क्यों मनाई जाती? ताकि लोग आपस में एक साथ मिलजुल के रह सकें। तो ये जो पर्व हैं, ये जो त्यौहार हैं, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये सब तनाव नियंत्रण का कार्य करती हैं कि समाज में जो विघटनकारी जो प्रवृत्तियां हैं वो कंट्रोल में रहें। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि प्रत्येक समाज को करनी ही पड़ती हैं। यदि वो नहीं करेगा, समाज इन चीज़ों को नहीं कर रहा है, तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो सामाजिक व्यवस्था को बने रहने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं या जो आवश्यकताएं हैं, उनको जो पूरा करता है समाज, उसी को इन्होंने एजिल मॉडल कहा। एडॉप्टेशन, इंटीग्रेशन, गोल एंड लेटेंसी, यानी कि अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और तनाव नियंत्रण। ठीक, तो ये है इनका एजिल मॉडल। इन्होंने एक टर्म दी, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। इन्होंने कर्ता को कहा है ईगो, और जिससे क्रिया की जाती है उसको इन्होंने कहा है ऑल्टर। ठीक है, जैसे कि आप कहीं गए, आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको पार्सन्स के अकॉर्डिंग आपको कहेंगे ईगो, और जो सामने वाला पर्सन है उसको कहेंगे ऑल्टर। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति जिससे आप इंटरेक्शन कर रहे हो उसको इन्होंने ऑल्टर कहा, और खुद जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसको इन्होंने ईगो नाम दिया। अब देख लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियां। कौन कौन सी वो कृतियां हैं? तो जो इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, या कह सकते हो सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है एग्जाम में, यही वो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। 1937 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये पुस्तक, बिल्कुल कई बारी पूछी गई। दूसरी जो पुस्तक है 1951 में आई थी, द सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थी टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। देखिए, जो पार्सन्स थे ये चाहते थे कि समाज में कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जाएं जो कि समाज पर, पूरे संपूर्ण समाज पर सार्वभौमिक रूप से लागू हो सके। जनरल थ्योरी माने कि संपूर्ण समाज पर समग्र रूप से कुछ ऐसे सिद्धांत बने, कुछ ऐसी थियरीज हों जो कि समग्र पर लागू हो सके। तो इसीलिए ये एक सामान्य सिद्धांत बनाना चाहते थे क्रिया के आधार पर। तो इस पुस्तक में इन्होंने वही कोशिश करी, टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। ये बुक इन्होंने लिखी थी सील्स के साथ में, एडवर्ड सील्स। फोर्थ बुक है इनकी फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेल्स के साथ में इनकी पुस्तक लिखी गई थी, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। एंड एक और बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है और जो व्यक्तित्व है, वो किस तरीके से आपस में मिलकर कार्य करते हैं, किस तरीके से उनका अस्तित्व बना रहता है। ये 1964 में आई थी। तो ये सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है इनकी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।